Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर में पराली व फसल अवशेष नहीं जलाने के संबंध में इसके प्रति जागरूकता हेतु 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी अमित किशोर ने कैंप कार्यालय से रवाना किया। यह वैन प्रत्येक तहसील क्षेत्रों सहित जनपद के सुदूर अंचलों में फसल अवशेषों को न जलाने हेतु किसानों को जागरूक करेगी तथा होने वाले नुकसान एवं एनजीटी द्वारा किए गए दंड व जुर्माने के प्राविधानों से भी अवगत कराएगी। जिलाधिकारी ने इस दौरान यह भी कहा कि फसल कटाई के उपरांत पराली तथा अन्य फसल अवशेषों को कदापि न जलाएं। ये प्रदूषण को प्रभावित करता है, वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खत्म कर देता है। इससे फसल उत्पादकता में कमी होती है और कृषि में लागत भी बढ़ जाती है। फसल जलाने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से जनजीवन भी प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाने तथा भावी पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी दशा में किसी भी स्तर के फसल अवशेषों को न जलाएं। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि इस वैन द्वारा जन जागरूकता हेतु प्रचार किए जाने के लिए अच्छी कार्य योजना बनाकर जनपद के सभी सुदूर अंचलों में भी भेजें और कृषकों को जागरूक करने का कार्य अभियान के रूप में चलाएं। उन्होंने कृषकों से भी अपील करते हुए कहा कि किसी भी दशा में पराली व अवशेष न जलाएं तथा दंड व जुर्माने के प्राविधानों से बचें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश कुमार मंगला, उप कृषि निदेशक डॉक्टर AK मिश्रा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एयरपोर्ट से उड़ान से पहले एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिसंबर से उड़ान की उम्मीद के तहत सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों व उनके सामान की चेकिंग का रिहर्सल कराया जाएगा। सुरक्षा तैयारियों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने SSP से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। जल्दी इन पुलिसकर्मियों को थाने व अन्य जगहों पर तैनाती से वापस बुलाकर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पहले ही 46 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई थी। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग थानों व अन्य जगहों पर करा दी गई थी। कुछ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर भी दूसरे जिलों में हो चुका है। एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यहां से उड़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि दिसंबर माह में पहली उड़ान शुरू हो। उड़ान के दौरान एयरपोर्ट की सुरक्षा, यात्रियों की चेकिंग और सामान की चेकिंग होगी। यही वजह है कि उड़ान से पहले ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके पुलिसकर्मियों से रिहर्सल कराया जाएगा। इस वजह से पुलिसकर्मियों को वापस बुलाया जा रहा है। रिहर्सल के द्वारा पुलिसकर्मियों से बैग स्कैनर चलाने, CCTV की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के ड्यूटी पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा भी सुरक्षा की अन्य तैयारियां की जाएंगी। रिहर्सल के दौरान यदि कोई कमी पाई गई या अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की जरूरत हुई तो उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित होने के बाद सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी न आए। बता दें कि एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ से उड़ान काफी समय से होने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विमान कंपनी के आने से देरी हो रही है। कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमान कंपनी के द्वारा उड़ान भरने की हामी की जानकारी दी थी, जिसके बाद से तैयारियां और तेज हो गई हैं। SSP रोहित सिंह सजवाड़ा ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लोगों को देश से बाहर कर दें। उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर फेंकने की बात कही थी। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश ने ये बात कही, जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उनका इशारा नागरिकता संशोधन कानून की तरफ था। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही हमारा धर्म है। उन्होंने भाषण के एक अंश का वीडियो क्लिप साझा करते हुए ट्वीट किया है, सबको साथ लेकर चलना ही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। सब साथ चलेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही।
हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल नगर निगम ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 4 अवैध निर्माणों को तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही विधायक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम ने गुरुवार को खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैंचमेंट एरिया में निर्मित बिल्डिंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ विधायक आरिफ मसूद का इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भी बना हुआ है। 50 मीटर के दायरे में यानी कैंचमेंट एरिया में आने के कारण कांग्रेस विधायक की 4 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हमने अपने धर्म के खिलाफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया था। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह बदले की कार्रवाई है। 2005 से निर्माण को गिराने पर रोक लगी थी। हम मामले को उचित मंच पर ले जाएंगे। मैं अपने छात्रों को बताना चाहूँगा कि कक्षाएं बंद नहीं होंगी। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे। जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे भी बोलेंगे। इससे पहले भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरिफ मसूद ने 29 अक्टूबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में एक बड़े प्रदर्शन की अगुवाई की थी, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इकबाल मैदान में प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के सभी नियम दरकिनार करते हुए लोगों ने काफी देर तक फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद आरिफ मसूद समेत 200 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई थी। इसी मामले में आरिफ के खिलाफ धारा 153 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक और मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि भोपाल में हुए प्रदर्शन के बाद से ही मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ था। प्रदर्शन के अगले ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया था कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 15 लाख राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दीपावली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त मंत्री ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें 75% राशि कर्मचारियों के GPF खाते में जाएगी और 25% का नगद भुगतान किया जाएगा। दीपावली बोनस भुगतान से राज्य सरकार पर 1022 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20
अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासव, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।